नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी के इस विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे आईपीसी की जो धारा है 124 ए, राजद्रोह का एक कानून है और उस राजद्रोह के कानून की हम लोग बात करेंगे। तो धारा 124 ए जो है आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत, उस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक ऐसी धारा है जो हाल ही में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। केवल हाल ही में नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि इसको लेकर जब से संविधान बना है तब से आपत्ति है। कारण है कि ये जो धारा है ये संविधान के दौरान नहीं है, ये अंग्रेजों के समय की विकसित है। जो इंडियन पेनल कोड है उसी में पहले से थी, लेकिन आजादी के बाद ये मांग बहुत ज्यादा उठी है कि इस धारा का गलत प्रयोग हो सकता है, इसलिए या तो इसको परिवर्तित किया जाए या इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि ये किसी भी, ये कह सकते हैं, नागरिक अधिकार के लिए अच्छी नहीं है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इस तरीके के आरोप लगे हैं। पर कुछ हद तक लोग ये भी मानते हैं कि इस तरीके की धारा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज होती है राष्ट्र की जो समर्थन की भावना है या राष्ट्रभक्ति जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो जरूरी है, या अपने राज्य के प्रति समर्थन होना जरूरी है। लेकिन आलोचक भी इस मुद्दे पर हैं और इसके कुछ समर्थक भी हैं। हम दोनों का विश्लेषण करते हैं और क्या समाधान संभव है उस पर चर्चा करते हैं। और बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे पर हम लोग राजनीतिक समीकरणों से ऊपर उठकर सोचना शुरू करें। एक वास्तविक तथ्यों पर आंकलन करना ही महत्वपूर्ण है। आज के इस मुद्दे को चर्चा करने का प्रमुख कारण है कि जो जेएनयू के एक छात्र हैं शर्जील इमाम, इनके द्वारा सीएए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में कुछ बयान दिए गए और उन बयानों को राष्ट्र विरोधी बयान माना गया और इन पर आर्टिकल जो आईपीसी 124 ए है, यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह का आरोप लगाकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर राजद्रोह का आरोप लग चुका है। लेकिन ये फिर से चर्चा में इसलिए आ चुका है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद में उससे पहले भी अनेक ऐसे लोग जो सीएए का प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनको सरकार ने इसके तहत गिरफ्तार किया था। पर अभी जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि महाराष्ट्र के मुंबई में लगभग 51 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है। केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो लोग शर्जील इमाम के पक्ष में एक तरीके से आप कह सकते हो कि नारे लगा रहे थे। तो उनका जो मूल जो अपराध है वो ये है कि शर्जील इमाम जो खुद देशद्रोह के आरोप में घिरे हुए हैं, उनके पक्ष में नारे लगा रहे थे और उन नारों को महाराष्ट्र की कोर्ट ने ये माना है कि एक तरीके के राजद्रोह की श्रेणी में है। ये सरकार के विरोध में किए गए कदम है, राष्ट्र के विरोध में किए गए कदम है। इसके अलावा उस कोर्ट ने 50 से अधिक लोगों की अग्रिम जमानत ये कहते हुए खारिज कर दी है कि आपके द्वारा भी जो गतिविधि की गई है वो आईपीसी की धारा 124 ए यानी राजद्रोह का उल्लंघन है, आपने राजद्रोह किया है और आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ चुका है। लेकिन जितने भी विशेषज्ञ इस मुद्दे को लेकर बात करते हैं तो सबका मानना है कि सरकार इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है और अनुच्छेद 19 जैसी जो स्वतंत्रता लोगों के पास दी गई है उसका विरोध किया जाता है या उसका उल्लंघन किया जाता है, इसको दबाने की कोशिश की जाती है। पर दूसरी तरफ एक पक्ष का मानना है कि अनुच्छेद 19 जो है उसका भी एक उचित लक्ष्य है, उचित सीमाएं हैं, और वो सीमा ये है कि आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, इवन कि आप आलोचना करने का भी समर्थन रखते हैं, लेकिन उस आलोचना से किसी की छवि को या किसी को नकारात्मक रूप से यदि आप प्रभावित कर रहे हैं तो वो योग्य नहीं है। क्योंकि सरकार के अधीन हो या कोई भी कार्य हो, उस कार्य की हम आलोचना कर उसमें सुधार की मांग कर सकते हैं, लेकिन उस आलोचना को कर हम किसी भी परिस्थिति के अंदर ये उस छवि को खराब करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। ये एक अनुच्छेद 19 के तहत सीमित शक्ति किसी को मिली हुई है। ऐसे में राजद्रोह का आर्टिकल जो आईपीसी 124 ए है और आर्टिकल 19 जो मौलिक अधिकार है, उनको लेकर एक मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न है। पहले हम ये जानते हैं कि राजद्रोह का ये जो आईपीसी का 124 ए है ये क्या है। आईपीसी का 124 ए क्या कहता है कि सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज जो शब्दों में हो, जो बोलकर कही गई हो या लिखित रूप से कही गई हो, कोई भी ऐसी सामग्री जो हो कि जो सरकार विरोधी चीज जो लिखता हो, बोलता हो, या ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऐसी चीज का समर्थन भी करता हो,
और ये जो 51 लोग पकड़े गए हैं ये इसीलिए पकड़े गए हैं कि सरकार के विरोध में जो बोलते हैं, जो लिखते हैं या अपने शब्दों से किसी भी रूप से सरकार विरोध की गतिविधि को अंजाम देते हैं और ऐसे लोगों का जो समर्थन करते हैं वो भी इस आईपीसी की 124A का हिस्सा है, यानी उनको भी राजद्रोह के आरोप में हम लोग गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करना, संविधान को नीचा दिखाना या अपने लिखित या मौखिक शब्दों में चिन्ह या अप्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नफरत फैलाना, असंतोष जाहिर करना, इस तरीके की जो कहानी है इसको हम लोग राजद्रोह में मानते हैं। और यहाँ जो असंतोष शब्द है इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, इसी को स्पष्ट करने की आवश्यकता और लोग इसीलिए मांग कर रहे हैं कि असंतोष शब्द का तात्पर्य है कि कोई भी घृणा फैलाना, नफरत पैदा करना या उस नफरत से संबंधित किसी तरीके की भावना को बढ़ावा देना। ये जो कहानी है ये आईपीसी की 124A में आती है, इस राजद्रोह के कानून में आती है। इसलिए इस तरीके की जो घटना को अंजाम दिया जाता है वो गलत है और इसमें सजा है कि या तो जुर्माना लग सकता है, जुर्माने के साथ में 3 साल की सजा हो सकती है, या फिर 3 साल के साथ ये दोनों भी हो सकते हैं, सजा प्लस जुर्माना, और इसको बढ़ाकर जीवन में आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। यानी जब हम लोग इस कानून की सजा की बात करेंगे तो बहुत मजबूत है कि जुर्माना संभव है, 3 साल प्लस जुर्माना दोनों संभव है, और सजा जो है वो उम्र कैद तक भी, आजीवन कारावास तक की भी सजा इस कानून के अंदर दी जा सकती है। पर एक जो महत्वपूर्ण कहानी है जो समझने की जरूरत है वो ये है कि जो आईपीसी की आर्टिकल जो 124A है ये स्पष्ट करता है कि किसी भी सरकार के कार्य की आलोचना करना, किसी भी सरकार के या प्रशासन के विरुद्ध कोई भी आलोचनात्मक टिप्पणी करना जो है वो अपराध नहीं है। यानी अगर मुझे सरकार के कर्मों की आलोचना करनी है तो उसके लिए जो मैंने टिप्पणी की, वो आलोचनात्मक टिप्पणी जो की, उसके लिए मुझ पर कभी भी आईपीसी की 124A धारा नहीं लगेगी, देशद्रोह या राजद्रोह का आरोप नहीं लगेगा। अब सवाल यह है कि आपके जहन में ऐसा आएगा कि फिर सर फर्क क्या है कि भाई CAA का विरोध जो लोग कर रहे थे वो जाहिर सी बात है कि इसी तरीके की सरकार के किसी काम की आलोचना कर रहे थे। तो आप बात को समझना, यहां 124A क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा शब्द या आपके द्वारा कोई भी ऐसी भाषा, कोई भी ऐसा चिन्ह जो प्रयोग लिया गया है जो सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, क्लियर है, सरकार को नीचा दिखाने के साथ संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, किसी राष्ट्रीय चिन्ह का उल्लंघन कर रहा हो, भारत के लिए कोई चुनौती पैदा कर रहा हो। जैसे मैं इस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा कि कन्हैया कुमार ने उस जेएनयू में नारे लगाए थे कि नहीं लगाए थे, पर सवाल यह है कि यदि वहां इस तरीके का नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसको हम जिस श्रेणी में मान सकते हैं वो राजद्रोह की श्रेणी में रहेगा। क्योंकि आप सरकार की आलोचना कर सकते हो, हमारे यहां माना गया है कि सरकार तो आने जाने की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, लेकिन राष्ट्र का अस्तित्व हमेशा रहता है, इसलिए उस राष्ट्र के अस्तित्व के खिलाफ कभी भी चुनौती या उसके अस्तित्व को चुनौती नहीं दे सकते। अब यहां कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनका मूल्यांकन थोड़ा सा कर पाना संभव नहीं होगा, बस हम इसको ये कह सकते हैं कि परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे बहुत बार ऐसा लगता है कि द्वेष से काम किया गया है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि मैं भारत की जमीन पर खड़ा होकर यदि ये कहता हूं कि पाकिस्तान अच्छा राष्ट्र है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। याद रखना, इस तरीके का बयान देना स्वीकार के योग्य है और स्वीकार किया जाना भी चाहिए, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, क्लियर है। पर मैं यही बात यदि कोई कट्टर 100 लोग, 200 लोग या कहीं भी इस जगह कह रहा हूं जहां लोग राष्ट्र प्रेम की भावना रख रहे हो, 26 जनवरी का कोई दिन हो, 15 अगस्त का कोई दिन हो, जहां एक तरीके से कह सकता हूं कि अति राष्ट्रवाद जैसा लोगों में भावना पैदा हो रही है, और उस जगह जाकर मैं अपनी इस भावना को अभिव्यक्त करता हूं तो वो नकारात्मक हो सकता है। सुनने में लग रहा होगा गुरुजी ऐसा कैसे संभव हुआ कि पहले आप कह रहे हैं कि मैं यदि पाकिस्तान का समर्थक हूं तो गलत नहीं हूं, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान का समर्थक होकर मेरी कोई गतिविधि ऐसी होती है जो भारत विरोध की होती है तो जाहिर सी बात है मैं राजद्रोह का आरोपी हूं, यानी मेरे ऊपर इस तरीके का आरोप लग सकता है। यदि इस पूरी परिस्थिति को फिर से समझे तो भारत के खिलाफ दिया गया कोई भी बयान स्वीकार के योग्य नहीं होगा, सरकार के खिलाफ दिया गया बयान स्वीकार के योग्य होगा यदि
उस बयान में राष्ट्र विरोध की कोई भावना नहीं हो, कोई नफरत फैलाने की भावना नहीं हो, कोई हिंसा को उत्पन्न करने वाली भावना नहीं हो, क्योंकि 124A सरकार की आलोचना, प्रशासन की आलोचनात्मक टिप्पणी को स्वीकार करता है, बस शर्त यही है कि उस आलोचनात्मक टिप्पणी से राष्ट्र का प्रतीक, राष्ट्र का संविधान, राष्ट्र की कोई भी गरिमा, एकता, अखंडता किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी एग्जाम्पल को फिर से समझना कि यदि मैं ये कहूं कि भारत जिंदाबाद स्वीकार के योग्य है, यदि ये मैं कहूं कि भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान भी अच्छा राष्ट्र या जिंदाबाद, ये भी स्वीकार के योग्य है, लेकिन यदि मेरे द्वारा भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के कहने की प्रक्रिया के दौरान पाकिस्तान की भावना को वहां उस जगह इस तरीके से प्रदर्शित किया गया हो जिससे लोगों में विरोध की भावना हो जाए, नफरत की भावना हो जाए या हिंसा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब मेरा ये जो पाकिस्तान समर्थन का बयान है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या हो सकता है कि राजद्रोह का मामला बन सकता है। ऐसे में जब मैं अनुच्छेद 19 की बात करता हूं तो वो मुझे ये स्वतंत्रता देता है कि मैं अपनी इस अभिव्यक्ति को रख सकूं, मैं भारत का समर्थक भी हूं और भारत के साथ पाकिस्तान का समर्थक भी हूं। गौर करना इस बात को, तो ये कभी गलत नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि मैं भारत का अपमान कर कर पाकिस्तान का समर्थन करता हूं और भारत का नागरिक होने के बावजूद, तब ये राजद्रोह का मामला माना जाना चाहिए, क्योंकि इस मसले में मैंने कहीं ना कहीं अपने उस नागरिकता के पहलू को एक तरीके से बदनाम किया है, राष्ट्र की एकता, अखंडता को मैंने चुनौती दी है और अनुच्छेद 19 का मैं कह सकता हूं कि अत्यधिक प्रयोग या दुरुपयोग मैंने किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भावनाएं जो है यहाँ ये इसी को आधार रखा गया है कि आप किसी की स्वतंत्रता की मांग करें, चाहे वो कश्मीर हो चाहे किसी की भी हो, आप यदि उसकी स्वतंत्रता की मांग करते हैं तो वो कभी आलोचना नहीं है। यदि आप किसी जेएनयू के कैंपस में सरकार की किसी योजना का विरोध करते हैं तो कभी भी क्या है, आलोचना एक तरीके से नहीं मानी जाएगी। लेकिन आप कोई मूर्ति तोड़ देते हैं, किसी स्वतंत्रता सेनानी को वहां से हटा देते हैं, उसके नाम को हटा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार से ऊपर का मसला है। और ये ऊपर का इसलिए मसला है कि किसी एक भाग को वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को प्रभावित करेगा, तो उस जगह इस तरीके की धारा का प्रयोग किया जा सकता है। अब आपको मोटा मोटी ये समझ में आया होगा कि किसी शरजील इमाम के द्वारा जो सरकार विरोध की भावना या जो विरोध के बयान देने की वजह से कोई राष्ट्र विरोध की गतिविधि हुई होगी, उस पर अभी कोर्ट फैसला लेगी। लेकिन उस आदमी के समर्थन में जिन लोगों ने नारे लगाए, अगर उन नारों में भी इस तरीके की परिस्थितियां हैं कि वो केवल सरकार विरोध की हैं या सरकार के द्वारा गिरफ्तार की जो कार्रवाई की गई उसके विरोध में है, तो स्वीकार के योग्य हैं। लेकिन कोर्ट ने यह मानना है कि उन 51 लोगों के जो बयान है वो भी कहीं ना कहीं राजद्रोह की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में अपने आप में एक प्रमुख मुद्दा और विवाद का मुद्दा बन चुका है। जब मैं इस कानून की मोटा मोटी बात करूंगा तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इस अपराध के तहत जो गिरफ्तारी वारंट लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है, जैसे सामान्य प्रक्रिया में होती है, तो गिरफ्तारी वारंट लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ साथ दोनों पक्ष कभी भी इसमें मध्यस्थता कर या आगे चलकर राजीनामा नहीं कर सकते हैं और कोई सुलह का प्रावधान नहीं है। ये गैर जमानती अपराध है, लेकिन बस महत्वपूर्ण चीज यही है कि व्यक्ति को सजा तभी मिलेगी जब उस व्यक्ति ने इस तरीके के, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि उसने इस तरीके के अपराध को साबित कर दिया हो, उस पर यह साबित हो चुका हो कि उसने अपराध किया है, तभी उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। बहुत से कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो चर्चित रहे हैं इस राजद्रोह के। सबसे पहला मुद्दा है महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक का 1897 का, 1897 का। जब मैं उस 1897 के कानून की बात करूंगा तो हालांकि उससे पहले भी उठे हैं, लेकिन अंग्रेजों के समय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो एक इस तरीके का बयान दिया गया सरकार विरोध यानी ब्रिटिश विरोध में कि हिंसा भड़क गई और इस हिंसा की वजह से 2 ब्रिटेन के अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। वो हत्या करने की वजह से फिर उस पर बाल गंगाधर तिलक जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर भी राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उन्हीं पर दोबारा लगा था 1909 में उनके अखबार केसरी में उन्होंने एक तरीके से लेख सरकार के खिलाफ लिख दिया था, तो उसके आधार पर भी उन्होंने राजद्रोह का एक कानून उन पर लग गया था, अपराध उन पर लग गया था। एक प्रमुख मसला है जो चर्चा का केंद्र रहा था
केदारनाथ सिंह बना बिहार राज्य का 1962 का मामला है। ये मामला स्वतंत्र भारत की किसी भी अदालत में राजद्रोह का पहला मामला था या मुकदमा था। आजाद भारत में इससे पहले किसी पर आजाद भारत में इस पर पहले इससे कभी भी किसी और पर यह राजद्रोह का आरोप नहीं लगा था, लेकिन बिहार के केदारनाथ सिंह पर 1962 में यह मामला उठा। 26 मई 1953 को फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदारनाथ सिंह के द्वारा बिहार के बेगूसराय में एक भाषण दिया गया था। राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ दिए गए भाषण में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। इस मामले में पहली बार राजद्रोह के कानून को संवैधानिक चुनौती भी दी गई थी, क्योंकि उनके द्वारा केवल सरकार के विरोध में एक भाषण दिया गया था और जो स्वीकार के योग्य है। और इस घटना के बाद में न्यायपालिका ने बहुत ही स्पष्ट फैसला किया था। उन्होंने इस केदारनाथ सिंह के मामले में स्पष्ट किया था कि देश और सरकार में बहुत फर्क है। देश अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। सरकार के खिलाफ की गई आलोचना स्वीकार के योग्य है। यदि उस आलोचना में राष्ट्र के खिलाफ कोई गतिविधि हो रही है तभी हम उसको राजद्रोह का मामला मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। तो इस मामले में एक तरीके से राष्ट्र जो देश है और देश की सरकार है, दोनों के बीच में एक बहुत अंतर स्पष्ट कर दिया गया था। और उन पर यह आरोप जरूर लगा था कि उन्होंने सरकार की निंदा करने और क्रांति का आह्वान देने जैसा भाषण दिया था। दो आरोप लगा, लेकिन कोर्ट ने इन परिस्थितियों को खारिज कर दिया था और कहा था कि इस तरीके का मामला जो है वो राजद्रोह के मामलों में नहीं आता है। ऐसी एक दूसरी घटना जो है वो एक और प्रमुख घटना जो उठी थी, एक व्यक्ति हैं कार्टूनिस्ट जो है वो असीम त्रिवेदी के नाम से। तो असीम त्रिवेदी के द्वारा क्या है कि भ्रष्टाचार विरोधी एक अभियान चलाते हैं जिसको कार्टून्स अगेंस्ट करप्शन बेसिकली करते हैं। 2010 में उन पर भी राजद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया था। उनके सहयोगियों का हालांकि ये मानना था कि वो भ्रष्टाचारी विरोधी जो अभियान चलाते हैं इसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया था और वो मुद्दा काफी एक बार चर्चा का केंद्र रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2010 में ही विनायक सेन जो एक व्यक्ति है उन पर नक्सल विचारधारा फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ और उनको एक तरीके से उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन 2011 में उनको भी रिहा कर दिया गया। जब आप इन घटनाओं को जब मैं बता रहा हूं तो आपको कुछ महसूस हो रहा होगा कुछ हद तक कि हाँ कुछ जायज भी हैं, कुछ नाजायज भी हैं। और इसी तरीके की घटना है जो बहुत प्रमुख है, जिसको थोड़ा सा तरीके से जैसे आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये तमिलनाडु में एक पावर प्लांट लगाने की बात हुई थी, कुडकुनकुलम पावर प्लांट जिसको बेसिकली हम लोग कहते हैं। और इन लोगों ने 2012 में, ये जो लोग आप देख रहे होंगे, इन्होंने विरोध किया था इस पावर प्लांट को लगाने का, बीच बीच में ये करते भी रहते हैं। तो 2012 में जब इन्होंने विरोध किया था तो तमिलनाडु सरकार ने इस गांव के 7000 लोगों पर जो है वो देशद्रोह का आरोप लगा दिया था, केवल इसलिए कि वो लोग उस पावर प्लांट का विरोध कर रहे थे। तो यहां ये प्रतीत होता है कि इस तरीके की जो गतिविधि है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो पावर प्लांट हमारी आवश्यकता हो, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका पक्ष भी जायज हो सकता है। तो उस आधार पर यदि उस विरोध को हम देशद्रोह का मामला मान लें या राजद्रोह का मामला मान लें तो ये उचित नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 19 इस तरीके की शक्ति देता है कि हम विरोध कर सकते हैं और उस विरोध में कहीं भी देशद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं थी या राष्ट्र के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। 2015 में हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति पर भी इस तरीके के मामले उनको गिरफ्तार किया गया था कि गुजरात में हार्दिक पटेल के द्वारा वो एक आरक्षण की मांग की गई थी और उससे हिंसा भड़क गई थी। तो उस हिंसा के भड़कने के बाद में उन पर इस तरीके के आरोप लगे थे। हालांकि चर्चा का केंद्र हमेशा रहते हैं, कुछ लोग उनके समर्थन में थे, कुछ विरोध में थे, पर सच्चाई यही है कि उनके द्वारा जो आरक्षण की मांग है वो अनुच्छेद 19 के तहत उनके पास अधिकार है, स्वतंत्रता रखते हैं। लेकिन उस आरक्षण की मांग के दौरान जो उनके द्वारा एक तरीके से भीड़ इकट्ठा करना, उस भीड़ को नियंत्रित ना कर पाना और उसके बाद जो हिंसात्मक गतिविधि हुई, इससे कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित हुई। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर फिर वहां राजद्रोह का आरोप साबित हो सकता है। जब हम लोग इस प्रमुख मुद्दे की बात करेंगे तो यहां एक जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि इस घटना से ये स्पष्ट नहीं कर पाते हम लोग कि कितना उचित है और कितना अनुचित है। तो केंद्र और राज्यों के द्वारा भी
बहुत बार मतभेद उत्पन्न हो जाता है, कहीं केंद्र हावी रहता है, कहीं राज्य इस चीज का प्रयोग करते हैं। पर यह सच्चाई है कि राजद्रोह के इस आईपीसी की 124A का जो वास्तविक मूल जो प्रयोग किया जाता है इस राष्ट्र के अंदर, वो सबसे अधिक प्रयोग जो है वो राजनीतिक दलों के द्वारा या सत्ता दलों के द्वारा अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए, या इसको एक तरीके से कह सकता हूं हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता, विरोधी या जो लेखक, कार्टूनिस्ट जो लोग होते हैं, इन लोगों के खिलाफ इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं निरंतर इस तरीके की जब घटनाएं उठती हैं तो मुद्दा बना हुआ है। वैसे भी इस कानून को 1870 जैसे आईपीसी में इसलिए 1870 में शामिल किया गया था कि जब उस कानून की बात करेंगे तो उनमें एक डर था, एक विद्रोह था कि अंग्रेजों के अंदर की जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, यदि उस आवाज को बुलंद हो गई या उस आवाज की मांग जायज रही, नाजायज है तो अलग बात है, पर मांग जायज रही तो समर्थन मिलेगा और कहीं ना कहीं सत्ता को चुनौती होगी। ऐसे में आजाद भारत में सबसे पहले मांग ये उठी थी कि तो अंग्रेजों का वो कानून है जो आवाज को दबाने के उद्देश्य से लाया गया था, तो आप इस कानून को क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं। पर इस कानून की बड़ी आवश्यकता हमें भी है, परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है इसमें संशोधन चाहिए। ऐसे में इस कानून को हमने कंटिन्यू किया। आजादी के बाद इसे खत्म करने की निरंतर मांग उठी थी। 1968 में विधि आयोग के समक्ष जब ये मांग उठी थी तो 1968 में विधि आयोग ने इस मांग पर विचार करने का जो मांग थी उस पर रद्द कर दिया था अपना, कि हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे। और 1971 में भी एक पैनल चाहता था कि कानून द्वारा स्थापित सरकार के अतिरिक्त, 1971 में एक पैनल बना था, तो उस पैनल चाहता था कि कानून के द्वारा जो स्थापित कानून है उसके अतिरिक्त जो संविधान है, विधायिका है और न्यायपालिका है, इसको भी 124A के दायरे में लेना चाहिए कि कोई इनके खिलाफ भी ना बोल सके, क्योंकि इन संस्थानों के खिलाफ भी यदि कोई असुरक्षा उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग स्वीकार नहीं करने चाहिए। तो एक बड़ी आपत्ति का केंद्र हमेशा बना हुआ है। और एक मैं ये कह सकता हूं कि बहुत व्यापक शब्द है तो इस शब्द को सीमित कर पाना संभव नहीं है, लेकिन इसके दुरुपयोग की घटनाएं निरंतर चर्चा में रहती हैं। कुछ घटनाएं जैसे मैंने आपको तमिलनाडु के उस पावर प्लांट की बात कही, तो उसका विरोध करना जायज चीज थी, उसको हम लोग राजद्रोह नहीं मान सकते हैं। ऐसी घटना 2014 में झारखंड में हुई, वहां तो आप कह सकते हैं यहां तो फिर भी राष्ट्रहित को आधार रखकर आप ऐसा आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद जो झारखंड में जो घटना हुई इसमें तो आईपीसी की 124A का कोई उल्लंघन ही नहीं था। झारखंड के अंदर आदिवासियों का पुनर्विस्थापन किया जा रहा था, तो लोग जो विस्थापन का विरोध कर रहे थे उन पर भी देशद्रोह का कानून लगा दिया गया था, तो एक मुद्दा बन गया था इस तरीके का। और कहीं ना कहीं ये इन्हीं चीजों के बीच में मतभेद पैदा कर देता है कि 19 जहां हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है और 124A जो है वो जहां हमें इस तरीके की परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। अब मैं इसका अगर वास्तविक विश्लेषण करूं, क्योंकि अभी तक तो मैंने वो पक्ष रखा है जो हमारे सामने होता है, कुछ जगह जायज है कुछ जगह नाजायज है, लेकिन यदि मैं वास्तविक विश्लेषण करूं तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि न तो सरकार और न ही राज्य और न ही सरकार और देश दोनों एक चीज है। यानी मैं सरकार और राज्य को एक मानूं तो गलत चीज है, कि कभी भी सरकार और राज्य अथवा देश और जो सरकार है वो एक नहीं हो सकती है। सरकार आलोचना के योग्य है, सरकार की आलोचना की भी जानी चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र में उसका कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन यदि उस सरकार की आलोचना जो है वो देश की आलोचना में तब्दील हो जाए, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि, और वो एक रुख भी अलग है कि जब कोई सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करे तो लोग कहते हैं पाकिस्तान भेज दो, तो ये पाकिस्तान भेजने का जो ट्रेंड है ये भी कहीं ना कहीं अनुचित है, क्योंकि इस देश का नागरिक है, उस नागरिक के पास अनुच्छेद 19 के तहत अपना विचार रखने का अधिकार है, बेशर्त वह विचार जो है वो कभी भी किसी दूसरे की भावना को आहत नहीं पहुंचाने चाहिए। यानी आपको खुद पर अपना एक नियंत्रण होना चाहिए कि हम कितना क्या बोल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि कोई भी आलोचना जो होती है उसका एक सही माध्यम होता है, सही तरीके से चीजों को पहुंचाने का होता है। कि सरकार की आलोचना करनी है, सरकार को पत्र लिखो, सरकार को अखबारों के माध्यम से चेताओ, सरकार को एनजीओ जो हमारा है उसके माध्यम से हम लोग चेताएं, धरना शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करें उस माध्यम से चेताएं। लेकिन जैसे एक नया ट्रेंड चला इस सोशल मीडिया का, या मैं कह सकता हूं कि पेड मीडिया का, यहाँ एक बड़ी मुसीबत ये आ चुकी है कि लोग केवल इसको एक छवि को खराब करने के उद्देश्य से ही काम लेने लगे हैं। इसलिए सरकारों को भी मजबूरन 124A जैसी धारा का प्रयोग अत्यधिक करना पड़ रहा है, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार विरोध की भावना को ही बाद में वो लोग राष्ट्र विरोध की भावना बना देते हैं और इसी आधार पर आवाज को दबा देते हैं। तो वो जो सरकार कर रही है वो भी गलत है, पर उस चीज को समझने से पहले हमें यह भी समझना चाहिए कि सरकार और देश में फर्क है।
हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उसकी आलोचना सदैव सुनने योग्य है, स्वीकार के योग्य है, लेकिन देश की आलोचना कभी भी स्वीकार के योग्य किसी भी कीमत पर नहीं है। आपको आपत्ति है किसी कानून पर तो उसके लिए उचित प्रक्रिया है, देश में विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सीए पर आपत्ति है तो फिर आप भारत के मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दो, आप भारत को कहीं ना कहीं हिंसात्मक बताना शुरू कर दो, भारत की छवि को खराब करना शुरू कर दो, संपत्तियों को जलाना शुरू कर दो, उस विरोध के दौरान आप एक दूसरे पर बंदूक तान दो। तो ये सब जो मुद्दे हैं ये तो राजद्रोह के ही मुद्दे आएंगे, क्योंकि आपने जो किया है ये अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन है, जो आपको कहता है कि आपके पास इतनी शक्ति नहीं है। इसलिए पहली महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि कभी भी हमें सरकार और देश में फर्क समझने की आवश्यकता है। दूसरा, जब हम किसी सरकार की बात करते हैं तो सरकार में संविधान सर्वोपरि है, सरकार में जो कानून बने हुए हैं वो कानून सर्वोपरि है, जो बनाए गए हैं वो सर्वोपरि है। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे तो सरकार सेना से जो चलाती है तो वो सेना महत्वपूर्ण है। ऐसे में इनके विरोध में कभी कोई गतिविधि हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए या इस तरीके की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जबकि राष्ट्र अथवा देश एक भावना है और उस मूलभूत भावना में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। आप बात को समझना, कट्टर राष्ट्रवाद अलग चीज होता है और राष्ट्रवाद अलग चीज होता है। सामान्य शब्दों में यदि मैं आपको समझाऊं तो भारत सर्वोपरि है, उसके अलावा यदि मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मेरे लिए भारत जिंदाबाद है और कुछ नहीं है, तो मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं इसको स्वीकार करूंगा। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि भारत जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो इसको आप राष्ट्रवाद की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, ये कट्टर राष्ट्रवाद की श्रेणी में आएगा कि मुझे लगता है कि मैं स्वयं सर्वोपरि हूं, उससे बड़ा कोई भी नहीं। तो भारत सर्वोपरि किसी दूसरे की कीमत पर हो रहा है तो वो कट्टर राष्ट्रवाद है। लेकिन एक प्रचलन आज यही चल चुका है कि जो भारत जिंदाबाद बोले ना बोले, लेकिन जो यदि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलेगा उसी को हम लोग क्या है कि राष्ट्रवादी मानने लगे हैं। तो ये जो प्रचलन है इसी वजह से इस तरीके की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं और ये गलत है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि राजद्रोह जैसे कानून से हम लोग ये कह सकते हैं कि उल्लंघन इनका बहुत अत्यधिक होता है या सरकार इनका अधिक प्रयोग करती है, और प्रत्येक सरकार के अंदर नागरिक का मूल कर्तव्य होता है कि उसके द्वारा की गई हर गलती का वो मूल्यांकन करे, आलोचना करे। लेकिन उस नागरिक पर यह भी कर्तव्य है कि उसके द्वारा की गई आलोचना से किसी दूसरे की भावना आहत इस कदर नहीं होनी चाहिए कि मामला हिंसात्मक हो जाए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती पहुंच जाए। इस तरीके का कोई बयान देने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं इन शब्दों को समझाता हूं तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगेंगे, क्योंकि यदि मैं ये कहता हूं कि मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्य अच्छे नहीं हैं तो ये अच्छी बात है। क्यों अच्छे नहीं है उनका मैं विश्लेषण करता हूं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब उस पूरे प्रोपेगेंडा को मैं इस दुरुपयोग की परिस्थिति में करना शुरू कर दूं, जैसे बहुत से कलेक्टर लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, आईएएस ने इस्तीफे दिए हैं, ये कहते हुए कि सरकार के अधीन उनकी स्वतंत्रता नहीं है, तो वो जो उनका प्रोपेगेंडा था वो उचित नहीं था। यदि प्रोपेगेंडा सही है, आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध करने के उचित तरीके हैं। तरीके ये हैं कि वो लोग पहले इस्तीफा देते, क्योंकि देश में नियम ऐसा है कि सरकारी कर्मचारी सरकार की किसी योजना का विरोध नहीं करेगा, तो आपको उनकी पालना करनी चाहिए। यदि आप सरकार की आलोचना ना कर उसमें परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन के सुझाव पत्र हम लोग भेज सकते थे। हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन हो सकता, आप इससे सहमत ना हो, लेकिन जो शर्तें नियम है उनकी पालना करना अति आवश्यक है। तो उनकी जब हम लोग पालना करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं समीकरणों को फिर समझना है। जैसे अभी एक मामला बहुत चर्चा का केंद्र बना हुआ है, पाताल लोक, जैसे वो एक सीरीज को लेकर अनुष्का पर रासुका कानून लगाने की धमकी शायद यूपी सरकार की तरफ से दी गई है, जहां तक मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है। उचित अनुचित क्या मुझे नहीं पता, और वो केवल इसलिए कि उसके दौरान एक कुत्ते का जो उसने नाम सावित्री रख दिया गया है, उसको आपने आधार रख दिया है कि ये तो भगवान हिंदुत्व से संबंध रखती है और आप इस तरीके की नाम नहीं रख सकते, ये गलत है। पर आप भूल गए कि उस वेब सीरीज के शुरू होने से पहले एक सूचना दी जाती है कि इसके अंदर कोई भी पात्र, नाम, ये सब जो हमने प्रयोग किए सब काल्पनिक है, इनका कोई उद्देश्य किसी धर्म, व्यक्ति, संस्था विशेष को प्रभावित करने का नहीं है। इससे बढ़कर और आप क्या चाहते हैं? इसका मतलब तो एक ट्रेंड हो चुका है कि जो सावित्री नाम है वो केवल आपने शुद्ध चीजों के लिए रख लिया है, केवल हिंदुत्व के लिए रख लिया है, अन्य व्यक्ति इनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये जो अगली भावना यहाँ जो उत्पन्न होती है ये कहीं ना कहीं हमें अनुचित मार्ग की तरफ ले जाती है। इसीलिए इस राजद्रोह के कानून का होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी राष्ट्र से सर्वोपरि कोई नहीं हो सकता। इस राष्ट्र का यदि मैं नागरिक हूं, चाहे मैं इस सरकार से 100% नाखुश हूं, लेकिन जब मैं इस देश का नागरिक हूं तो मेरी पहली जिम्मेदारी तो इस राष्ट्र के प्रति हमेशा
समर्थन की है। दूसरा, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा कोई विचार नहीं रखना चाहिए, मुझे ऐसा कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जो इस देश के लोगों में एकता और अखंडता की जो भावना है उस भावना को किसी भी रूप में प्रभावित करे। चाहे मैं जायज हूं, चाहे मेरे मन में ऐसा मुझे लग रहा हो कि मेरे ये विचार जायज हैं, ऐसे होने चाहिए, लेकिन यदि मेरे उन विचारों को प्रकट करने से राष्ट्र में हिंसा उत्पन्न हो सकती है तो मैं नाजायज हूं, मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि मेरे उन भावना, उन विचारों से राष्ट्र की सुरक्षा को कोई खतरा पहुंच रहा है तो मुझे इस तरीके का अधिकार नहीं है। तो अब यहां समझना किसने नारा लगाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि नागरिकता विरोध के कानून के दौरान आप जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन के दौरान यदि आप निजी हमला कर देते हैं तो आप गलत हैं, यदि आप उस विरोध के दौरान भारत विरोध के नारे लगाना शुरू कर देते हैं तो आप गलत हैं, किसी जेएनयू के कैंपस में आप सरकार की आलोचना करते हैं स्वीकार के योग्य है। यदि सरकार आपको दबा रही है, खत्म कर रही है तो वो सरकार की आलोचना और अत्यधिक होनी चाहिए और देश के अन्य लोगों को भी करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का अधिकार सरकार के पास में नहीं है। परंतु यदि उस नारों के दौरान आप राष्ट्र विरोधी कोई बयान देते हैं, आप राष्ट्र के अन्य लोगों की भावनाओं को नकारात्मक रूप से यदि प्रभावित कर रहे हैं, और यहाँ नकारात्मक तात्पर्य यह है कि हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ने की संभावना हो जाए, राष्ट्र की एकता अखंडता पर सवाल खड़ा हो जाए, तो आपके द्वारा दिए गए बयान जो है वो राजद्रोह के दायरे में आएंगे। दूसरी तरफ सरकारों को भी ये चेतने की आवश्यकता है कि हर विरोध राजद्रोह नहीं हो सकता है। ऐसे में इस राजद्रोह का अत्यधिक दुरुपयोग करना कहीं ना कहीं इस कानून की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस तरीके के विश्लेषण को प्राप्त करने के लिए देखते रहिए AB+ TV।